लोग बैंगलोर से कहिए, पुणे से कहिए, रांची से कहिए, भाग रहे हैं और वो भी अपनी देश में अपनी नागरिक अपनी देश से भाग रहे हैं क्योंकि कोई विदेशी षड्यंत्र के जरिए इन लोगों को भगाया जा रहा है। हाँ, इसलिए ये जो राष्ट्रीय चेतना मंच ने एक हेल्पलाइन शुरू किया है यहाँ, जो पूर्वोत्तर के लोगों के लिए है, और उसके अलावा जो हमको आश्वासन दिया है कि जो हमारा 35 साल से चला हुआ है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि ये आक्रमण है, जो बांग्लादेशी घुसपैठ आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहे हैं कि ये आक्रमण है, और उसके बावजूद भी कोई कुछ नहीं कर रहा है। आप लोग इतने नंबर्स में यहाँ आए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी आश्वासन है, और मैं समझता हूँ इसी आश्वासन को लेके हमारे सारे लोग पूर्वोत्तर को आगे बढ़ेंगे कि, और उनको ये आश्वासन हो गया है कि सारे भारतवासी, हमारे देशवासी अपने साथ हैं। आई थैंक यू ऑल on behalf of all our northeastern people that you have today extended such a big source of support to us, which is not only a big moral support, but a very big physical support to us as well. प्रिय बंधुओं, आज इस शांति मार्च के लिए हम विवश हुए हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि हमारे ही बंधुओं को अपने घर से, अपने शिकारों से, अपने स्थान से उजाड़ करके बेघर किया जा रहा है, और ये 100% सरकार की दूरदर्शिता है। मुख्य कारण आज से कुछ वर्षों पहले जब बांग्लादेशियों का इस देश में घुसपैठ शुरू हुई, उस समय उसको रोकना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि योजना पूर्वक उनको अपने स्वार्थ के लिए उसको प्रवेश दिलवाया और कालांतर में उसको स्थायी नागरिक के रूप में बना दिया, और आज ये समस्या खड़ी हो गई है। और ये समस्या केवल सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं, बल्कि जिन लोगों ने समस्या खड़ी की है उसके तरफ भी ये आंच पहुंच रही है। मैं चाहूंगा कि हम पूरा देश एक होकर के इस आंदोलन को बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ाए और सरकार को बाध्य करे कि एक भी बांग्लादेशी भारत में न रह सके। इस प्रकार की बाध्यता वैसे करनी चाहिए। यदि यह स्थिति बनी रही और इस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठ होती रही, आगे चल इस प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए हम सब लोगों को सचेत होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, और उसके लिए जी जान से इसको लग कर की समस्या का समाधान निकालना चाहिए। हम यदि अलग अलग देशों के अंदर, अलग अलग प्रांतों के अंदर, शहरों के अंदर इस प्रकार का आंदोलन करेंगे तो सरकार बाध्य होगी इस पर विचार करने के लिए, और धीरे धीरे बांग्लादेशियों को यहाँ से हटा करके देश को शांति और सुरक्षा की दृष्टि से स्थिर कर सकेंगे। इसलिए मैं इस शांति मार्च के प्रति अपनी सहानुभूति और अपना समर्थन प्रदान करता हूँ, और इसके साथ साथ मैं आशीर्वाद देता हूँ, भगवान करे अपनी इस यात्रा को सफलता मिले और हमारे देश के अंदर एक अखंडता और एक रसता बनी रहे। इस प्रकार की भगवान से प्रार्थना है। ओम शांति शांति। यह कोई जातिगत, कोई सांप्रदायिक, यह कोई ऐसा आक्रमण नहीं है। यह सीधे सीधे एक विदेशी आक्रमण है, और विदेशी लोग घुसपैठ के और एक संक्षिप्त संदेश हमारे कार्यकर्ताओं को दें। माता की, भारत माता की। साथियों, राष्ट्रीय चेतना मंच ने आज जो ये आह्वान किया, और आप और हम सब लोग यहाँ पर अपने देश के उन भाइयों को जो अपने देश में रहकर ही बेगानों की तरह इधर उधर भागे फिर रहे हैं, कुछ लोगों के षड्यंत्र थे, उनको अपनी आत्मा को, अपने मिजाज को सही करने के लिए, उनको बताने के लिए कि ये मुल्क आपका है, ये धरती आपकी है और यहाँ के लोग आपके हैं, ये बताने के लिए आज ये राष्ट्रीय चेतना मंच ने ये आज कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। और हम ये आज पहली बार नहीं हुआ साथियों। मैं अभी एक उर्दू के अखबार में एक खबर पढ़ रहा था कि जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, तो उसी वक्त जो समय था हिजरी सन के हिसाब से, इस्लामिक सन जो होता है, इस्लामिक संवत जो है वो हिजरी है, हिजरी सन के हिसाब से इस बार जो रमजान जो आए हैं उसी दिनों में आए हैं जिन दिनों में हमारा देश बट रहा।
और उसके बावजूद आज 63-64 साल के बाद भी हम लोग आज भी हिंदू और मुसलमान हैं, हिंदुस्तानी नहीं बन सके। क्यों ये रणनीति चली जा रही है? साथियों, कुछ जन फिरे, सर फिरे, कुछ सिख बंधु 80 के दशक में अगर आवाज उठाते हैं कि खालिस्तान चाहिए, तो उस आतंकवाद को अगर सिख आतंकवाद कह दिया जाएगा तो क्या ये सिख कम्युनिटी के साथ धोखा नहीं है? आप उनके वोट लेते हो, आप उनके द्वारा जो धन कमाया जाता है, जो विदेशों से वो धन कमा कर लाते हैं, उसकी वजह से आज हमारा देश चलता है। आज हम उनकी जो हमारे देश के अंदर, हमारे देश में जो फौजें हैं, उनमें से हमारा एक रेजिमेंट पूरा सिखों का है, और उसके बावजूद आप उनको सिख आतंकवादी कहकर पूरे समाज के साथ धोखा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कौन है वो लोग? यूपीए सरकार, कौन है वो लोग? दूसरी तरफ कुछ सरफिरे मुस्लिम बंधु कश्मीर में खड़े होते हैं और वो जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाते हैं, और आतंकवाद फैलाने के बाद वो ये नहीं देखते कि ये हिंदू है या मुसलमान, सिख है या ईसाई, छोटा है या बच्चा, बड़ा है या जवान, और वो एक आतंकवाद के नाम पे, जिहाद के नाम पर गोलियां बरसाते चले जाते हैं, और उसको उन सरफिरों बंधुओं को हम आतंकवादी ना करके उसको हम कह देते हैं इस्लामी आतंकवाद। ये कौन कर रहा है? ये कौन सी वोट बैंक की राजनीति है? जब तक हमने इन जड़ों पर नहीं पहुंचना, तब तक हम लोग अपने देश में एकता और भाईचारे को कामयाब बनाने के लिए नाकामयाब होते रहेंगे। साथियों, एक व्यक्ति ऐसा उठा जिसके मन में ये दर्द था कि तिब्बत आज तिब्बत के अंदर चाइना का कब्जा कैसे है? कैलाश मानसरोवर पे आज चाइना का कब्जा क्यों है? आज अमरनाथ यात्रा के अंदर विघन क्यों डाला जाता है? आज हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर आघात क्यों करा जाता है? आज एक व्यक्ति वो कहता है कि आओ हम सब भारतीय हैं, हम सब मिलकर इस देश को एक बनाएं, हम सब मिलकर इस देश के साथ मिलकर हम लोग इस देश का नव निर्माण करें। तो उस व्यक्ति को हिंदू आतंकवाद के नाम से उसको नाम दे दिया जाता है। कौन है ये वो लोग? जब तक हम लोग उन लोगों को ढूंढ के नहीं निकालेंगे, जब तक हम उन लोगों के खिलाफ एक खुला आंदोलन नहीं छेड़ देंगे, तब तक हम लोग इसी तरह का प्रदर्शन करते रहेंगे और वो लोग वोट बैंक की राजनीति करते रहेंगे। साथियों, मैं ये कह देना चाहता हूं, आज जो असम में और पूर्वोत्तर के अंदर हो रहा है, आपको पता नहीं है कि किस प्रकार की राजनीति खेली जा रही है। कौन है वो लोग जिन्होंने उन बांग्लादेशियों को इलेक्शन कमीशन के आई कार्ड इशू करवाए? कौन है वो लोग जिन्होंने उनको राशन कार्ड दिलवाए? और कौन है वो लोग कि वो घोर भ्रष्टाचार करने के बाद भी आज